नमस्कार साथियों, मिशन ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही आज हम आपके बीच बहुत ज़बरदस्त सेशन केमिस्ट्री के अम्ल, क्षार और लवण लेकर आपके बीच प्रस्तुत हैं, जिसमें आप एक-एक चीज़ उसमें देखेंगे, बिल्कुल तन्मयता से देखेंगे। आज की सेशन हम सभी के लिए, उन तमाम स्टूडेंटों के लिए उपयोगी होगा जो आने वाले एग्जाम, आगामी एग्जाम जैसे बीएसएससी, एसएससी, जीडी, सक्षमता परीक्षाएं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आज के सेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और पूरी क्लास में देखेंगे। और यदि इस क्लास के अंतर्गत यदि कुछ आपकी क्वेरी की आवश्यकता होगा, जानकारी की आवश्यकता हो, आप कमेंट निश्चित रूप से करेंगे। यदि आज का सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, और जो साथी इस चैनल पर बिल्कुल नया है आप उसे सब्सक्राइब करना न भूलेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। साथियों, मैं आपको बता रहे हैं मिशन ऑनलाइन एकेडमी के तहत बहुत सारा बैच आपके पास मौजूद है, जो आप इसमें बता रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, बहुत सारी बैच, जैसे आपकी बीएसएससी का ऑनलाइन आपका लाइव क्लासेस चालू हो गई है। एसएससी जीडी, उसके साथ साथ एसएससी का भी आपकी क्लास आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आने वाले सक्षमता परीक्षा के बारे में आपको तमाम इस जितने कंपटीशन एग्जाम है उसके तमाम एग्जामों के लिए आपको यहाँ लाइव क्लासेज मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास हो जाएगा और टेस्ट सीरीज की भी आयोजन की जाती है। तो साथ ही आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया जाएगा, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आपको मटेरियल्स मिलेगी। उसके बाद टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ बैच को परचेज करेंगे। और इसमें यदि कहीं कोई दिक्कत हो जाएगी तो आप इस नंबर पर 7992258422 पर या व्हाट्सएप करेंगे या आप कॉलिंग करके आप अपनी समस्या को समाधान करवा सकते हैं। तो साथ ही बहुत आज की ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, बिल्कुल पूरी बने रहिएगा शुरू से अंत तक, तो जाकर के पता चलेगा कि आखिर आज की क्लास कैसा है और कैसे क्लास रहेगी। तो आप इसे हमें कमेंट के रूप में हमें बताइएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोग को, ये लाइफ जो है, ये जिंदगी जो है बहुत परेशानियों से भरा होता है और बहुत ही फूल की तरह, खुशबू की तरह भी यूज किया जा सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरीका से यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी जानते हैं, एक आज के बहुत प्रचलित है मोबाइल फोन, सेल फोन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन आप सभी सब जानते हैं कि मोबाइल फोन, सेल फोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही खतरनाक भी है। तो डिपेंड वह करता है आप इसे किस प्रकार से यूज करते हैं, डिपेंड्स और यूसेज पर डिपेंड करता है। तो कहा है, उसी में दो चार शब्द कहते हैं कि जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम लगाना सीख लो, हारना है तो एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो जाकर आने वाला दिन हमारा बहुत अच्छा होगा और सुखमय होगा। तो आज की क्लास हम केमिस्ट्री के अम्ल, क्षार और लवण और थोड़ा ईंधन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्लास की ओर चलते हैं, फर्स्ट क्लास की ओर आप में चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर, तो पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है पीएच मान दर्शाता है। पीएच मान किसे दर्शाता है? निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता से। तो पीएच मान दर्शाता है क्या चीज में? तो पीएच मान आपका, तब दो नंबर है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक से। तीसरा, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक से। दूध की शुद्धता का परखने का मूल्यांक का। तो अब यहाँ क्वेश्चन आपका है पीएच मान दर्शाता है। तो पीएच मान दर्शाता क्या चीज के लिए? तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, पीएच मान के बारे में दो शब्द समझिएगा।
कहता है पीएच मान जो है, पीएच मान, जो पीएच एक पैमाना है, पैमाना है, स्केल है। जैसे लंबाई की पैमाना आपका मीटर होता है। अब दूध की शुद्धता मापने का लेक्टोमीटर से मापते हैं। टेम्परेचर जो क्या मापते हैं, जिससे डिग्री से मापते हैं, फ़ारेनहाइट से मानते हैं, डिग्री सेल्सियस से मानते हैं। ये क्या है, पीएच मान क्या है, एक स्केल है, एक पैमाना है। कहते हैं इसमें बिलियन या पदार्थ, बिलियन पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें जो है ये बिलियन, अब बिलियन किसे कहते हैं अब समझते हैं। बिलियन जो एक तरह से आप बिलियन कहेंगे, तनु कहेंगे, सांद्र कहेंगे, अम्ल कहेंगे, प्रत्येक आपने हल्का हल्का डिफिनेशन जानते होंगे। जिसमें विभिन्न पदार्थों का मिलावट होता है। जैसे कि आप एक मिश्रण कह सकते हैं मोटा मोटी। जैसे आप शरबत बनाते हैं, चीनी, दूध, पानी, नमक एटीसी का बनाते हैं, वो क्या होगा, बिलियन। हम अभी सांद्र और तनु बिलियन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको बिलियन की बात करते हैं, जिसमें मोर देन वन मेटेरियल्स, मोर देन वन सब्सटेंस, पदार्थों का मिला होता है, उसको बिलियन कहते हैं। अब यहाँ पीएच स्केल कहता है बिलियन ये पदार्थों की अम्लीयता या क्षारीयता ज्ञात करने के लिए, पीएच का पैमाना ज्ञात करने के लिए किया जाता है, पीएच का मान। तो ये पीएच क्या है, ये पैमाना है, यानी स्केल है। ये पीएच क्या है, स्केल है। किसको ज्ञात करने के लिए, अम्ल का, अम्ल या क्षार का, अम्ल या क्षार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल का रेंज 0 से 14 तक होती है। 0 से 14 तक किसका होता है, पीएच स्केल का रेंज होता है 0 से 14 तक। अब 0 से 14 तक इसकी रेंज होती है, तो इसमें हल्का सा डिफरेंस है। कलर चेंज, चलिए इसी में लिखते, कोई बात नहीं है, बाद में देखेंगे। ओ ये यहाँ पर था। हाँ बता रहे थे, पीएच का मान जो है 0 से कितना तक होता है, पीएच स्केल 0 से 14 तक की होती है। यानी 7 से कम, 7 से कम होता है वह क्या होता है, अम्लीय होता है। यानी 7 से कम, यानी 7 से कम, पीएच मान 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय, अम्लीय होगा, अर्थात एसिडिक होगा। ये क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। और 7 से अधिक, 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। इतना ही आपको याद रखना ढंग पहले, कि 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। आप आगे क्वेश्चन आपका यहां पर देखिए, इसमें है इसमें कहता है निगेटिव, यहां देखिए, दूध की शुद्धता परखने के लिए क्या करते हैं, दूध से शुद्धता परखने के लिए हम लेक्टोमीटर की यूज करते हैं। भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन क्या करते हैं, सिस्मोग्राफी से करते हैं, सिस्मोग्राफ से करते हैं। किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने की मूल्यांकन किससे करते हैं, पीएच मान से करते हैं। किससे करते हैं, पीएच स्केल से करते हैं। तो आंसर क्या होगा, पीएच मान दर्शाता क्या चीज, किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने की स्थिति को दर्शाता है। तो क्या होगा, अम्लीय क्षारीय होने की स्थिति को दर्शाता क्या चीज, पीएच स्केल, पीएच स्केल। तो ठीक है, तो आपको आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पीएच स्केल के बारे में समझ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है 2 नंबर क्वेश्चन, कहता है 1 बिलियन का लाल लिटमस को नीला कर देता है। 1 बिलियन, देखिए 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का पीएच मान क्या है, बिलियन का पीएच मान क्या है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा। अब देखिए, अभी पीएच मान, अब 7 से कम, 7 से कम वाला क्या हो गया, 7 से कम वाला हो गया अम्ल, अम्ल हो गया, जिसको अम्लीय कह सकते हैं, अम्लीय। और 7 से अधिक, 7 से अधिक होगा, वो अधिक क्या होगा, क्षार हो जाएगा। अधिक क्या होगा, क्षार हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है।
तो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ध्यान दीजिएगा, हम एक बताते हैं ABR, ABR याद रखिएगा, ABR। ए मतलब एसिड, ए मतलब एसिड। अब बी तो ऐसे कह दिए, बी मतलब इसका हम अंग्रेजी में कहेंगे बैगनी, हिंदी में बैगनी, बैगनी। और आर मतलब रेड, आर मतलब रेड। यानी एसिड जो है, एसिड जो है बैगनी को क्या कर देता है, नीला, लाल करता है, बैगनी को लाल कर देता है, क्या होगा, एसिड होगा। अब यहां लाल को नीला कर देता है तो लाल को, रेड को ये जो है रेड को ब्लू कर देता है, रेड को क्या करता है, ब्लू कर देता है, नहीं बैगनी करता है। तो जिसको बैगनी का पर्पल भी कहते हैं, पर्पल, बैगनी क्या कहेंगे, पर्पल। तो लाल को पर्पल बना देता है। याद रखिएगा, इस ABR याद रखेंगे। तो एसिड, बैगनी और रेड, एसिड करता है बैगनी को, रेड करता है, और क्षार क्या करता है, और क्षार क्या करता है, रेड को क्या करता है, ब्लू कर देता है। यहां कहता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, वो क्या होगा, क्षार होगा, वो क्या होगा, क्षार होगा। और क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होती है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होती है। अब ऑप्शन दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, ऑप्शन आपको 7 दिया हुआ है, फिर 6.5 दिया हुआ है और 5 दिया है। तो उपयुक्त यहाँ पर 7 से अधिक नहीं है, आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल समझ गए होंगे, आशा है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यदि आप नहीं कुछ समझते होंगे, जो क्वेश्चन समझने में परेशानी होगा, निश्चित आप कमेंट में कीजिएगा, पुनः आपको उस क्वेश्चन के बीच में आपके पास आ जाएंगे और समझाने की हर संभव प्रयास करेंगे। आपकी समझ ही हमारी क्लास का सार्थक रूप होगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो क्लास का सार्थकता नहीं हो पाएगी। अब कहता है किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, बताना है। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उपयुक्त में से सभी। तो अब आपको इसमें ध्यान देना है, तो किसमें नाइट्रिक अम्ल का होता है, HNO3, HNO3 नाइट्रिक अम्ल क्या होगा, HNO3। और सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, अम्ल होता है SHO3, सल्फ्यूरिक H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल आपको देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाएगा, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक क्या हो गया, HCl। तो अब इसमें कहता है ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। तो अब देखिए ऑक्सीजन किस किस में है, यहाँ में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो HCl में ऑक्सीजन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो आगे क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आपका है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक्वारेजियम या निम्नलिखित मिलाकर बनाए क्या चाहिए, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और सिट्रिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल से। क्वेश्चन फिर समझिए, स्वर्णकार अर्थात जो सोना जो बनाने वाला होता है, जेवर बनाने वाला होता है, वह जो द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित किससे मिलाकर बनाया जाता है, एक्वारेजिया किससे बनाया जाता है, तो एक्वारेजिया जो है याद रखें नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनाया जाता है। आप अगला क्वेश्चन आइए, 5 नंबर प्रश्न है। अब ध्यान से देखेंगे, और इसे, किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है, किस गैस के कारण, नाइट्रोजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण, क्लोरीन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो किस गैस के कारण पूछता है कि यह जो है पाव रोटी फूलकर क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो आप जानते हैं पाव रोटी या केक जो है, केक ऐसे पदार्थ जिसको बेकिंग पाउडर जिसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग पाउडर
जिसमें टाइट्रिक अम्ल ये सब रहता है, तो वह क्या होता है उसमें, ये पाव रोटी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वह निकलती है और उसकी जगह को क्या करती है, खाली कर देती है। जब निर्वात हो जाता है तो वही जगह क्या होता है, वो फूल जाता है। तो आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर क्या होगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 6 नंबर प्रश्न आपका है, एक अज्ञात गैस, ये अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है और गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस, को ध्यान दीजिएगा, लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी उत्पन्न करती है। यह अज्ञात गैस क्या है। अब देखिए, लाल को नीला कर देता है, लाल को, रेड को क्या करता है, ब्लू कर देता है, अर्थात ब्लू मतलब पर्पल, अर्थात पर्पल इसको कहा जाता है। बैगनी यहाँ लोग कहता है, बैगनी एक तरह से कहिए, बैगनी कहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं नीला लिखा रहेगा, कहीं बैगनी लिखा रहेगा, कहीं नीला आपको मिलेगा। तो लाल नीटपस को क्या कर देता है, नीला कर देता है, लाल को नीला करता है। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ABR, ABR यानी ये क्या हो गया, ABR, ए से हो गया आपका एसिड अम्ल, और बी से क्या हो गया, ब्लू नीला, और आर से हो गया रेड। यानी अम्ल क्या होता है, ब्लू को रेड कर देता है, अम्ल जो है ब्लू को रेड कर देता है। तो उल्टा इस बाद, तो रेड को ब्लू करने वाला, रेड को ब्लू करने वाला क्या होगा, क्षार। रेड को ब्लू करने वाला क्या होगा, ये क्षार। रेड को ब्लू करने वाला क्षार, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। तो आपके इसमें क्वेश्चन आपका है कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है और गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला को, लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है, लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है, नीला कर देता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऐसा कौन होगा, तो क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा अमोनिया। आंसर क्या होगा इसका, अमोनिया, अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया का जो है, अमोनिया क्या होगा, क्षारीय स्थिति में रहता है, यह क्षारीय स्थिति में रहता है, और इसलिए क्या होगा, लाल को नीला करता है। आंसर क्या होगा इसका, अमोनिया। आंसर हो जाएगा आपका अमोनिया। आगे 7 नंबर क्वेश्चन आपका प्रश्न है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कर देता है तो कौन सा है, एक ऑक्सीकारक है, ये क्षारीय प्रकृतिक है, एक उपचायक है, ये अम्लीय प्रकृतिक है। अब देखिए, जल में कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं, तो वह स्थिति क्या हो जाता है, वह क्या हो जाता है, ये अम्ल हो जाता है, या क्या हो जाता है, यह ऑक्सीकारक होता है। तो अब ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीकारक जल में प्रवाहित करने पर ऑक्सीकारक में ये क्या होगा, ऑक्सीकरण के घटने बढ़ने की उपचयन अवचयन की क्रिया इसमें नहीं है, ये क्या हो, एक उपचायक नहीं है। तो आंसर आपका ये होगा, या तो क्षारीय होगा या तो अम्लीय होगा, या तो क्या होगा, क्षारीय या तो अम्लीय। अब फिर अम्ल की बात करते हैं, जो 7 से कम, जिसका पीएच मान, पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, क्या होगा, अम्लीय, वो क्या होगा, अम्ल होगा, अम्ल होगा। और 7 से अधिक, और 7 से अधिक, 7 से अधिक वाला क्या होगा, क्षारीय होगा, 7 से अधिक वाला क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा, क्षारीय हो जाएगा, 7 से अधिक वाला क्षारीय हो जाएगा। तो इसमें कहता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड करने पर, कहता है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या हो जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो उसका मान 3 से 4 पीएच हो जाता है, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 3 से 4 हो जाता है। और जब 3 से 4 हुआ तो 3 से 4 जो लेस देन 7, 7 से कम होगा, जिसका पीएच मान वह क्या होगा, अम्लीय होगा, वह 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का, यह क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 8 नंबर, निम्नलिखित में से
कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक सबसे अधिक पाया जाता है? कौन? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। अब कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है? किसमें? लवण सागरों में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम सल्फेट है। तो क्या होगा इसमें? जब हम आप बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो HCl, NaCl, NaCl मतलब नमक का क्या होता है? NaCl। तो नाइट्रोजन क्लोराइड, तो इसके अंतर क्या होगा? यह जो जब समुद्र में जब जल लवण ज्यादा होता है तो उसमें क्या बनती है? सोडियम क्लोराइड होता है। लवण में हो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड बनती है, सोडियम क्लोराइड। आंसर क्या होगा का? बी आंसर हो जाएगा, इसमें बी आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। 9 नंबर प्रश्न आपका है। 9 नंबर प्रश्न में कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? कौन सा तत्व सभी अम्लों में, सभी अम्ल में, अम्ल निश्चित रूप से होता है? अम्ल मतलब इसमें पीएच मान के चैप्टर है, पीएच स्केल का है। अम्ल मतलब 7 से कम, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्ल होगा। अम्ल निश्चित रूप से होता है हाइड्रोजन में, क्लोरीन में, सल्फर में और सोडियम में। एक आपको हम जानकारी दें, एक आप इस जान लीजिए, कहता है इसमें पीएच मान का निर्धारण, जैसे स्केल हो गया, जैसे आपका मतलब ये बल का मात्रक पैमाना क्या है? आपका ये न्यूटन है, तो उसी पर दाब का पास्कल है। इन्होंने किसी न किसी इस मान को क्या किया है? निर्धारित किया है या बनाया है। तो पीएच मान का निर्धारित करने वाला कौन है? सोरेनसन। वो वैज्ञानिक नाम कौन है? सोरेनसन। पीएच मान को निर्धारण करने वाला, ये ध्यान दीजिएगा, पीएच मान का पीएच मान का निर्धारण करने वाला, पीएच मान का निर्धारण करने वाला कौन है? पीएच मान का निर्धारण किसने किया? निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। सोरेनसन ने किसने किया? सोरेनसन ने। याद रखेंगे, पीएच मान का निर्धारण करने वाला अर्थात नाम देने वाला कौन है? सोरेनसन ने। यह क्वेश्चन आपका है, कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? सभी अम्लों में निश्चित रूप से अम्ल में होता है, क्या होगा? हाइड्रोजन। अम्ल में क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्लों में होता है, जैसे NaCH, जैसे आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड देखेंगे, या सल्फ्यूरिक अम्ल देखेंगे, अम्ल की बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 करेंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मतलब करेंगे। यानी जितना अम्ल है उसमें हाइड्रोजन जो है हमेशा निश्चित रूप से अम्ल में होती है, हाइड्रोजन निश्चित अम्ल में होती है आपको। अब 10 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, आप इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। पहला है, रासायनिक उर्वरकों अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। दूसरा, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो दिए कुट कौन है? केवल एक, केवल दो। अब देखिए, रासायनिक उर्वरक को अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा को यानी मिट्टी को अम्लीय बना देता है, ये अम्लीय बना देता है, ये अम्लीय बना देता है। तो उसके रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा क्या करता है? अम्लीय बना देता है। अब अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है। इसमें कहता जितना है ज्यादा अम्लीय पदार्थ मृदा होता है उसको उदासीन करने के लिए क्या किया जाता है? उसको उदासीन करने के लिए जैव पदार्थों को मिला दिया जाता है। जो ये बात सही नहीं है, उसमें उदासीन करने के लिए अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए जैव पदार्थ मिलाया जाता नहीं। जब जैव पदार्थ मिलाएंगे इसको क्या बोलते हैं? क्षारीय। क्षारीय कम करने के लिए, क्षारीय कम करने के लिए, क्षार को कम करने के लिए
क्या करते हैं, जय पदार्थ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, जय पदार्थ मिलाते हैं। जय पदार्थ मिलाते, मिट्टी में मिलाते हैं, मिलाते हैं। तो मिट्टी में क्या होता है, जब ये क्षारीय हो जाएगा तो क्या करेंगे, जय पदार्थ मिलाएंगे तो कम हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन 2 नंबर आपका गलत हो जाएगा। अब रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, ये बिल्कुल सही है। रासायनिक उर्वरक को उपयोग करने से मृदा को अम्लीय बना जाता है। जब ज्यादा अम्ल हो जाएगा मिट्टी तो अम्लीय को उदासीन करने के लिए, अम्लीय को उदासीन करने के लिए, उदासीन करने के लिए, उदासीन करने के लिए क्या करते हैं, चूना मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं। यानी बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना मिलाते हैं। अम्ल को उदासीन करने के लिए बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना, दोनों लिख सकते हैं। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना, या बुझा हुआ चूना क्या करते हैं, मिलाते। किसको, अम्लीय को उदासीन करने के लिए बिना बुझा हुआ चूना मिलाते हैं, और क्षारीय को कम करने के लिए जय पदार्थ मिलाते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अम्लीय को उदासीन करने के लिए जय पदार्थ मिलाते हैं, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। होना क्या चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा एक। ऑप्शन तो एक हो जाएगा, लेकिन याद रखेंगे क्षारीय को कम करने के लिए जय पदार्थ मिलाएंगे और अम्लीय को कम करने के लिए बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना मिलाएंगे। ठीक है, आशा है आप समझ चुके होंगे, समझते ही होंगे। तो यदि आपको समझने में कहीं कठिनाई होगा तो निश्चित से कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल की अस्थायी कठोरता मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है, अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कहता है इसमें कौन सी पदार्थ जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है, मुख्य कारण है जल की अस्थायी कठोरता का। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो क्या आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे तो अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कैल्शियम सल्फेट नहीं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका इसमें आंसर होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन, अब एक ईंधन से आया, अब ईंधन से चालू है क्वेश्चन। कहते एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, अब ध्यान दीजिएगा, एक ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन, रेशम, चमड़ा और नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो पहले बहुलक नहीं है, जिसमें क्या, बहुलक किसे कहते हैं, जिसमें उच्च अनुभार वाले बड़े अणुओं रहता है उसको क्या करते हैं, बहुलक कहते हैं। जैसे आपको प्राकृतिक बहुलक हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, चमड़ा हो गया, प्राकृतिक रबर हो गया और सेलुलोज हो गया। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक में हो जाएगा ऊन हो गया, चमड़ा हो गया आपका, उसके बाद रेशम हो गया, प्राकृतिक रबर हो गया और सेलुलोज हो गया, ये प्राकृतिक बहुलक हो गया। और उसके बाद कृत्रिम में हो जाएगा प्लास्टिक हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा, टेफ्लॉन हो जाएगा, नायलॉन है, बेकलाइट है, ये सब है, पीवीसी है, ये सब क्या हो गया, कृत्रिम हो गया। तो कहता है कि प्राकृतिक नहीं है, ऊन प्राकृत है, रेशम प्राकृत है, चमड़ा प्राकृत है, नायलॉन क्या है, प्राकृत नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या है, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपिलीन। अब देखिए कहता है इसमें बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो क्या कहलाता है। अब देखिए टेफ्लॉन का भी कोट लोग करता है, मोटरसाइकिल में या महंगे गाड़ी में क्या किया जाता है, टेफ्लॉन का भी परत चलाया जाता है, जिसमें चिपकने वाली धूल कर नहीं बैठे, उसके कलर ठीक मत गंदा जल्दी नहीं हो, तो वह क्या लगाते हैं, टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। क्या होता है इसमें,
टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा बी नंबर, टेफ्लॉन। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ आपको, बुलेट प्रूफ आपको जैकेट बनता है। बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट मतलब क्या हो गया? इसको गांव घर की भाषा में आपको कहेंगे गोली। गोली जो बंदूक में रहती है, गोली बंदूक में जो रहती है उसको गोली कहते हैं। बंदूक में जो गोली रहता है उसमें गोली चलता है बंदूक से। किसी गाड़ी में या किसी शीशा में बुलेट प्रूफ गाड़ी होगा तो कितना बंदूक गोली लगेगा तो गाड़ी कुछ नहीं होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट होता है तो जब बुलेट प्रूफ जैकेट पहना जाता है तो गोली उसके बॉडी में प्रभाव नहीं डालता है। तो इसी में क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक का प्रयोग करते हैं? तो कौन सा बहुलक का प्रयोग करते हैं? तो क्या होगा? तो कौन सा बहुलक का? तो पॉलीकार्बोनेट्स का। आंसर क्या होगा? पॉलीकार्बोनेट्स का होगा। पॉलीकार्बोनेट्स का डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं कि पॉलीकार्बोनेट्स आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, बुलेट प्रूफ कांच का प्रयोग, कांच में किस बहुलक का प्रयोग करते हैं? तो पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग करते हैं। 15 क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक बहुलक है, एक प्राकृतिक बहुलक है, बेकलाइट, सेलुलोज, पीवीसी, नायलॉन। आप बेकलाइट क्या है? कृत्रिम है। आप थोड़ा देर कहें बेकलाइट क्या है? कृत्रिम। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज ये प्राकृत है। सेलुलोज क्या है? प्राकृतिक है, प्राकृतिक है सेलुलोज। और पीवीसी भी क्या है? कृत्रिम है। पीवीसी आपका कृत्रिम है और नायलॉन भी कृत्रिम है। नायलॉन भी कृत्रिम है, नायलॉन भी कृत्रिम है ये सब। तो प्राकृत बहुलक कौन है? प्राकृत बहुलक पूछता है तो सेलुलोज। जैसे ऊन हो गया, चमड़ा हो गया, ऊन, चमड़ा, उसके बाद आपका हो गया रेशम, उसके बाद सेलुलोज, ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक बहुलक हो गया। और ये सब क्या है? बेकलाइट, पीवीसी, नायलॉन, ये क्या होगा? कृत्रिम बहुलक हो गया। ये कृत्रिम हो गया, कृत्रिम हो गया, कृत्रिम आपका हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, पीबीसी किसके बहुलकीकरण का प्राप्त किया है? तो पीबीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त होता है? एस्टाइरिन, एसिटिलीन, प्रोपीन और विनाइल क्लोराइड। किसके में क्या कहता है? पीबीसी जो है, पीबीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? पीबीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। आंसर क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। आज की क्लास का हम आज की 20 क्वेश्चन आज की क्लास में भी करेंगे। उसके बाद ये जो है इस 40 क्वेश्चन का सेट है, 20 क्वेश्चन का सेट फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके साथ साथ इसका डिस्कशन एक दूसरे में डाल दिया जाएगा। 17 कहता है, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है? कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है? क्या है? बेकलाइट, पॉलीएमाइड, टेफ्लॉन और पॉलीयूरेथीन। तो कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट आप बात कर रहे थे अभी जस्ट आपको, तो वह बुलेट प्रूफ जैकेट में प्रयोग किया जाता है? तो क्या होगा इसमें? पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड कौन सी कांच था और कौन सी जैकेट इसमें बुलेट प्रूफ जैकेट में प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। याद रखेंगे, पॉलीएमाइड कांच बहुलक को बुलेट प्रूफ जैकेट में प्रयोग किया जाता है। अब किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? पॉलीथीन के संश्लेषण में तो क्या है? संश्लेषण में किया जाता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन और एथिलीन। पॉलीथीन के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीथीन के संश्लेषण में। तो पॉलीथीन के संश्लेषण में आपको बताएंगे किसका किया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? एथिलीन। आंसर हो जाएगा डी नंबर, एथिलीन हो जाएगा। आंसर आपका डी नंबर, एथिलीन। एथिलीन हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर आपका एथिलीन हो जाएगा। अब आइए इसमें 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? प्राकृतिक ईंधन है पूछता है, कोल गैस, टार, कोक और पेट्रोलियम। तो प्राकृतिक ईंधन क्या है? ये प्राकृतिक ईंधन क्या होगा? पेट्रोलियम होगा। जो जीवाश्मों से, ये जीवाश्मों से क्या किया जाता है? ये जो है
पेट्रोलियम पदार्थ जो है प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबे जीवाश्मों द्वारा बना होता है। ये आंतरिक भाग द्वारा दबे जो है आंतरिक भाग में दबे जीवाश्मों द्वारा बना होता है। ये पेट्रोलियम क्या हो गया, ये प्राकृतिक ईंधन है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फिर अगले क्वेश्चन भी आपको जस्ट इसका 20 क्वेश्चन का सेट में अब बताया जाएगा। कहता है मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसके दीप्त में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। अब देखिए केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। अब ध्यान दीजिएगा मोमबत्ती के बारे में। मोमबत्ती किसी पदार्थ, मोमबत्ती या हो कोई पदार्थ हो, कहते हैं किसी पदार्थ के दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। वो क्या करते हैं? ज्वाला का निर्माण करते हैं। और ज्योति क्षेत्र में जो 3 क्षेत्र बनाता है, 3 क्षेत्र बनता है, एक ज्योतिहीन क्षेत्र, एगो दीप्त क्षेत्र, एगो अदीप्त क्षेत्र। कौन क्षेत्र बनता है? 3 क्षेत्र। एक ज्योतिहीन क्षेत्र, और एक क्षेत्र दीप्त क्षेत्र, एगो दीप्त क्षेत्र, और एक अदीप्त क्षेत्र, और एक अदीप्त क्षेत्र। 3 क्षेत्र का निर्माण होता है। 3 क्षेत्र का निर्माण होता है। तो ये 3 क्षेत्र याद रखेंगे। अब देखिए इसमें दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण होता है। बिना जले हुए अदीप्त क्षेत्र में बिना जले हुए कार्बन कण होता है। यह ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, और जो नीले रंग का होता है, और जो नीले रंग का होता है, और ये बहुत ज्यादा गर्म होती है। यह क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो कहता है इसमें कि इसके दीप्त बिना जले कार्बन कण उपस्थित है। ये दीप्त क्षेत्र में बिना जले हुए कार्बन कण उपस्थित, ये सही होगा। इसका दीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, ये बिल्कुल सही होगा। और दीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है जो नीले रंग का होता है। जो किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। नीले रंग का होता है, बहुत गर्म होता है। आंसर क्या होगा आपका? ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाता है। अब 3 क्षेत्र होता है, ज्योतिहीन क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। साथ ही आज का सेशन, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके आगे क्वेश्चन के लिए फिर आपसे बात मिलेंगे। तब तक के लिए आपके अच्छे दिनों के लिए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।